हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। HPPSC PGT पेपर 1 में हिंदी के क्वेश्चंस जो भी अभी प्रीवियस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए उसमें पूछे गए थे, इन्हीं क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदी में चुनिंदा टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक तो उपसर्ग हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, समास और अलंकार। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपसर्ग से प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब इससे आपको कैसे पता लगाना है कि प्र उपसर्ग किस शब्द में यूज हुआ है। अब उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। उपसर्ग लगते हैं आगे। तो उपसर्ग का पता लगाने के लिए आप जो शब्द आपके पास दिए हैं उनका संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद जो होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी जिस शब्द का आपको दो भागों में विभाजित करेंगे तो उस शब्द का कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे पहला शब्द है प्रायोजित, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र जमा आयोजित। तो आपको पता है कि आयोजित जो वर्ड है इसका कोई मीनिंग होता है, तो प्र जमा आयोजित, तो प्र हो गया यहाँ पे उपसर्ग। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रायोजित में उपसर्ग निर्मित है। अगर हम प्रागैतिहासिक का अगर संधि विच्छेद करें तो यहाँ संधि विच्छेद होगा प्राग जमा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक का तो मीनिंग हो गया ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ पे प्र उपसर्ग नहीं बचा, फिर प्राग उपसर्ग आ गया। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग निर्मित शब्द बोला था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही प्राणायाम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण जमा आयाम, प्राणायाम। तो यहाँ उपसर्ग हो गया प्राण, तो यहाँ पे ये इसमें प्र उपसर्ग तो यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अनेक शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। यह जो वर्ड है अनेक, ये विशेषण के संख्यावाचक भेद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है कि अनेक अनेक लोग, अनेक वस्तुएं, यानी यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित, जिसमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लग रहा है कि कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं। अनेक लिखा है यहाँ पे, अब कितने भी हो सकते हैं, एक से तो ज्यादा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विशेषण के चार भेद हैं, सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक और फोर्थ संख्यावाचक। संख्यावाचक और परिणामवाचक में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर विशेषण जो है एक वचन संज्ञा के साथ है, सिंगुलर है, एक वचन संज्ञा के साथ है, अगर एक वचन संज्ञा के साथ है तब वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। एक वचन में जैसे आप दूध की बात कर रहे हैं कि 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, तो दूध तो एक वचन है, तो आएगा परिमाणवाचक। अगर होगा यहाँ पे 4 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, गाड़ियां बहुवचन है, बहुवचन है गाड़ियां, तो बहुवचन है अगर, तो ये आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। सिर्फ इतना सा फर्क है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह तुलिका से चित्र बना रहा है, रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है। वह तुलिका से, यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण कारक है। ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट होगा करण। एक क्वेश्चन आपसे कारक से पूछा ही जा रहा है हर पेपर 1 में, HPPSC के पेपर 1 में कारक से क्वेश्चन आपको आ ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कुशल शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तो अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे, जैसे कौशल, ये किसी का कोई सेंस नहीं बनती है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाए। कुशल से कौशल्या कहाँ से बनेगा, कोई लॉजिक ही नहीं है। कुशल से एक तो कुशाग्र या कौशल, तो कुशल से कौशल इसकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, रेखांकित पद क्रिया का भेद है। तब यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं एक ही लाइन में। वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये फर्स्ट वाले सेंटेंस लिंक्ड है, यानी फर्स्ट वाले सेंटेंस की वजह से सेकंड वाले सेंटेंस का मीनिंग अफेक्ट हो रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे वाक्य होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, और इन वाक्यों में जो क्रिया होती है ये संयुक्त क्रिया कहलाती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बाकी आप खुद काफी समझदार हैं, रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। बाकी आप खुद काफी समझदार है, खुद, तो ये एक पोसेसिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम है। जैसे बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, मैं गाड़ी
खुद चला लूंगा। यानी यहाँ पे निजत्व की भावना का बोध हो रहा है, तो इसे कहें निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। एक तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सारे 6 भेद हैं सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कर कमल किस समास का उदाहरण है? तो कर कमल का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका कमल रूपी कर, कमल के समान है जिसके कर यानी हाथ। अब ऐसा वाक्य जिसमें पहला पद विशेषण है, कमल विशेषण है, और दूसरा विशेष्य है कर, तो ऐसे समास कहलाते हैं कर्मधारय समास। यानी कमल के समान है जिसके हाथ, कर्मधारय समास। कर्मधारय में अगर जैसे आपके पास समस्त पद दिया है कर कमल, तो इस कर कमल में उत्तर पद प्रधान होगा। अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे जो वाक्य बनेगा उस वाक्य का पहला पद जो है प्रधान होगा या विशेषण होगा पहला। जैसे कर कमल है तो इसका उत्तर पद प्रधान है, यानी मेन शब्द जो है वो कमल है, यानी कमल के समान है जिसके हाथ कर। जब भी ऐसे सेंटेंस आता है तो होगा कर्मधारय समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान यानी जो मेन वर्ड होता है जिसकी वजह से पूरा मीनिंग बन रहा होता है। जैसे अव्ययभाव समास का देखें उदाहरण, तो यथा संभव, यथा संभव जैसे वर्ड है तो संभव तो है लेकिन यथा, यथा इसमें प्रधान है यानी मेन वर्ड है यथा, तो इसका हो जाएगा जैसा संभव हो, यथा संभव, यानी यथा की वजह से संभव का मीनिंग चेंज हो रहा है, यथा संभव जैसा संभव हो। तो ऐसे शब्द होते हैं अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में एक तो कारक आते हैं और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ कारक आ गया का, संबंध कारक आ गया, ओके, संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। यदि तुमने अपनी पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। अब ऐसे वाक्य जिनमें संकेत या शर्त का बोध होता है, जैसे यदि ये होता तो आज ये होता, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते, यानी कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं वे संकेतवाचक की कैटेगरी में आते हैं। ओके, संकेतवाचक ये वाक्य का प्रकार है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। और निषेधवाचक शायद हमने बोल दिया। तो ये 8 प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। विस्मयादिबोधक में तो सिंपल है कि एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाते हैं, जैसे इस प्रकार के। संदेहवाचक वाक्यों में संदेह की संभावना जो है व्यक्त होती है, जैसे हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, यानी संदेह है। इच्छावाचक सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं या हम किसी को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो इच्छावाचक वाक्य की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे या तुम्हारा भला हो, तो वो इच्छावाचक वाक्य है। जैसे आज मैं जूस पीऊंगा, आज मैं जूस पीऊंगा, तो ये भी मेरी इच्छावाचक सेंटेंस है, इच्छावाचक वाक्य है, इसमें अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने क्या किया? आसमान को सर पर उठा लिया, आसमान सर पर उठा लिया, या एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उलट फेर कर दिया, या धज्जियां उड़ा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छात्रों ने खूब मेहनत करी, यानी एड़ी चोटी का जोर लगा दी। सफल बनाने के लिए किसी चीज में सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करना यानी एड़ी चोटी का जोर लगा देना। तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ओके, यहाँ पे एक और लोकोक्ति दी गई है, आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठा लिया यानी आसमान सर पर उठाना। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है आसमान सर पर उठाना, यानी बहुत शोर करना, बहुत उद्यम चीख चिल्लाना। ओके, ये होता है आसमान सर पर उठाना, यानी बहुत अधिक उत्पात मचा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ अलंकार से पूछा गया क्वेश्चन, कबीर सुई पीर है जो जाने पर पीर। किस अलंकार का उदाहरण है? कबीर सुई पीर है जो जाने पर पीर। तो इस अलंकार में, इसमें कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का उदाहरण है? तो इस सेंटेंस में पीर वर्ड जो है
2 बार यूज हुआ है। आपको पता है कि जब किसी पंक्ति में 2 शब्दों का, एक ही शब्द का 2 बार यूज हुआ है और दोनों बार इनके मीनिंग चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे पीर का मतलब है संत, पीर का मतलब है संत और एक पीर है। ओके, तो 2 मीनिंग आ रहे हैं। जहां भी एक शब्द दो बार या एक से अधिक बार यूज होता है तो वो यमक अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कृत प्रत्यय वे होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं। अगर हम क्रिया की बात करें तो क्रिया के रचना की दृष्टि से, क्रिया के अगर भेद देखें रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। एक तो है रूढ़ क्रिया, रूढ़ क्रिया, और दूसरा भेद है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अध्यय या अध्येयता, अध्ययन या अध्ययनशील। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे विशेषण जो नहीं है वो है अध्ययन। अध्ययन का जो विशेषण होता है अध्ययनशील। तो अध्ययन खुद में ही एक विशेषण नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अध्ययन जो है ये एक संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया। रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित जो पद है पर किस कारक का प्रसर्ग है? पंडित जी ने कुश की चटाई पर, आपादान तो नहीं होगा, आपादान में तो दूर होने का भाव आता है, आपादान से जुदाई। चटाई पर, अधिकरण में पर, अधिकरण यहाँ पे कारक है, अधिकरण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अधिकरण में पर। करण के साथ आता है, करण से या द्वारा। अधिकरण में आता है या तो में या पर। संप्रदान में आता है को या के लिए। आपादान से आता है आपादान से, इसमें अलग होने का भाव होता है, अलग होना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे। तो नेताजी यहाँ पे अंडरलाइन किया है। रेखांकित शब्द जो है ये संज्ञा का भेद है। देखिए ये सेम क्वेश्चन पीजीटी के हर एग्जामिनेशन में आ रहा है, पेपर 1 के, और जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें भी आएगा। देखिए हमने डिस्कस किया था, ये जो नेताजी वर्ड है ये एक उपाधि है, एक टाइटल है। तो जो भी टाइटल होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेताजी, अभी एक एग्जामिनेशन में पूछा था लौह पुरुष, तो लौह पुरुष भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान में आएगा। ओके, एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था महात्मा, महात्मा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। सिर्फ शब्द चेंज करते हैं, क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं आपके जो एग्जाम होंगे उनमें भी। जितनी एनालिसिस की है हमने, ये जो एग्जाम हुए इनकी, तो क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिर्फ इनका शब्दों में आगे पीछे हेराफेरी कर देते हैं, बाकी सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है। रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, लेकिन पता नहीं है कि क्या दबा पड़ा है। कुछ दबा पड़ा है यानी कि निश्चित नहीं है। जहां निश्चित नहीं होता वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। ओके, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पंचवटी का सामासिक विग्रह है। पंचवटी का जो सामासिक विग्रह होगा 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह पंचवटी, 5 वटों का समूह। अब यहाँ पे संख्या आ रही है 5, तो ये कौन सा समास होगा? ये होगा द्विगु समास। जिस समास में संख्या आती है, ओके, जैसे 5, जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, इसमें त्रिभुज हो गया, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे दोपहर, यानी कि 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह। तो इसमें 2 है, पहला पद जो है ये संख्यावाचक है, पहला पद यहाँ 2 है, 2 पहर, पहला पद संख्यावाचक है यानी ये द्विगु समास है। वैसा ही पंचवटी, 5 वटों का समूह, पहला पद यहाँ पे पंच है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास। ओके, सो दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, यह कौन सा सर्वनाम है? ये जो वर्ड है
यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम है ये, यह कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। एंड इन पेपर्स की PDF और अदर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो।